नमस्कार, आवाज समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रिशाल। वक्त हो गया 7 बजे की तमाम अहम और बड़ी खबरों का, जिस पर करेंगे नजर। लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। 2024 से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका। गुलाम नबी आजाद ने छोड़ी कांग्रेस। राहुल और उनके चाटुकार दरबारियों पर किया बड़ा अटैक। बीजेपी ने ली चुटकी। दिल्ली शराब नीति पर विधानसभा से लेकर सड़क तक बीजेपी का हंगामा। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की उठाई मांग। केजरीवाल का पलटवार। उतार चढ़ाव के बीच बाजार बढ़त पर बंद। मिड स्मॉल कैप शेयरों में तेजी। मेटल, पीएससी, एनर्जी में खरीदारी। लेकिन रियलिटी, एफएमसीजी, फार्मा में दबाव। सेंसेक्स, निफ्टी मामूली बढ़त के साथ बंद। चीफ जस्टिस रमन्ना हुए रिटायर। आखिरी दिन सुप्रीम कोर्ट के कामकाज की हुई लाइव स्ट्रीमिंग। फेयरवेल में वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे हुए भावुक। कहा, आप जनता के जज। सोनाली फोगाट को जबरदस्ती दिया गया था ड्रग्स। पूछताछ में आरोपियों ने कबूला। गोवा पुलिस का खुलासा। उधर हरियाणा के हिसार में हुआ सोनाली का अंतिम संस्कार। कल से दुबई में शुरू होगा क्रिकेट का एशिया कप। 15 दिन में होंगे 13 मुकाबले। 7 बार का चैंपियन भारत फिर फेवरेट। और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया है। गुलाम नबी आजाद ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। पिछले कुछ दिनों से पार्टी से नाराज चल रहे आजाद ने कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। सोनिया गांधी को भेजे अपने इस्तीफे में आजाद ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। आजाद ने राहुल को कांग्रेस की बर्बादी की वजह बताया है। उन्होंने लिखा है कि 2013 में उपाध्यक्ष बनने के बाद राहुल ने पार्टी में चली आ रही सलाह के मैकेनिज्म को तबाह कर दिया। सभी वरिष्ठ और अनुभवी नेताओं को साइडलाइन कर दिया गया और गैर अनुभवी चापलूसों का नया ग्रुप बन गया, जो कि पार्टी चलाने लगा। आजाद ने अपने लेटर में लिखा है कि यूपीए सरकार की अखंडता को तबाह करने वाला रिमोट कंट्रोल सिस्टम अब कांग्रेस पर लागू हो रहा है। आप बस नाम के लिए इस पद पर बैठी हैं। सभी जरूरी फैसले राहुल गांधी ले रहे हैं। उससे भी बदतर यह है कि उनके सुरक्षा कर्मी और पीए भी फैसले ले रहे हैं। वही कांग्रेस का कहना है कि आजाद ने गलत समय पर पार्टी छोड़ी है। प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष, चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर का सब कुछ मिला हो। उनसे कोई देश में उम्मीद नहीं करता था कि आजाद साहब इस प्रकार का पत्र लिख देंगे। पहले सोनिया गांधी जी बीमार थी तो पत्र लिखा तो लोगों ने अन्यथा लिया कि जब हमारी नेता बीमार है, भर्ती है अस्पताल के अंदर, उस वक्त पत्र क्यों लिखा गया। और वो जब चेकअप में गई अमेरिका तो उस वक्त पत्र लिख के आप क्या संदेश देना चाहते हो अमेरिका के उनको। तो वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा का कहना है कि आजाद के इस्तीफे को रोका जा सकता था। ये स्थिति आने से बचाई जा सकती थी। ये बात समय समय पर कही भी गई। कांग्रेस का एक ऐसा सोच बने अपनी विचारधारा से जुड़े हुए कि आम कांग्रेस का नेतृत्व पूरे राष्ट्र में हर निर्णय में अपने आप को शामिल समझे। इसीलिए हमने सामूहिक सोच और सामूहिक निर्णय की हमेशा बात रखी। उसको तोड़ दिया गया, उसका सम्मान नहीं हुआ। हम निरंतर कमजोर होते जा रहे हैं। और बीजेपी ने भी आजाद के इस्तीफे को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। असम से मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि कांग्रेस में सिर्फ गांधी रह जाएंगे। If you read the Ghulam Nabi Azad letter and the letter I wrote in 2015, you will get lot of similarity. Everybody knows that Rahul Gandhi is an immature, whimsical and unpredictable leader. Congress President or Srimati Sonia Gandhi is not taking care of the party. She basically all these years she is only trying to promote her son. People who were loyal to the party or who are loyal to the party, they are deserting one by one. और इस पूरे मामले पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ी हमारी सहयोगी पल्लवी घोष। पल्लवी जी, 2024 चुनाव से पहले कांग्रेस को यह बड़ा झटका लगा है। विपक्ष भी इसे भुनाएगा।
जी बिल्कुल, ये बहुत ही बड़ा झटका है कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि पहले भी कांग्रेस के बहुत सारे नेता छोड़ के गए हैं, चाहे हम जितिन प्रसाद, जयवीर शहरगी जिन्होंने हाल ही में पार्टी छोड़ी। लेकिन बहुत लोगों का मानना ये है कि ये अभी भी जूनियर नेता थे, इनको उतना तजुर्बा नहीं है। उस कॉन्टेक्स्ट में गुलाम नबी आज़ाद फिट नहीं होते हैं, क्योंकि वो काफ़ी वरिष्ठ नेता हैं। कांग्रेस पार्टी में इंदिरा गांधी के समय से राहुल गांधी के समय तक जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान मुझे लगता है इस बात से है कि उन्होंने अपने चिट्ठी में जो लिखा राहुल गांधी के लिए, क्योंकि कांग्रेस में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होने हैं, वो इलेक्शंस पोस्टपोन भी हो गए हैं और राहुल गांधी पर बार बार दबाव डाला जाता है कि वो अध्यक्ष बन जाए, हालांकि वो अभी भी कह रहे कि वो अध्यक्ष नहीं बनना चाहते। ऐसे में गुलाम नबी आज़ाद का ये कहना कि वहाँ पे एक कोठरी है, गुटबाजी है और ये पीए और सिक्योरिटी गार्ड्स पार्टी को चलाते हैं, कोई राहुल गांधी इमेच्योर है, वो अभी भी परिपक्व नहीं है, राहुल गांधी की छवि के लिए भी ठीक नहीं होगा। क्योंकि भले ही कांग्रेस पार्टी जितना भी उनकी बचाव करे, बात तो ये है कि बीजेपी इस मामले को पूरी तरह से भुनाने की कोशिश करेगी। और पल्लवी जी, राहुल को निशाना बनाया गया है। गुलाम नबी आजाद ने आरोप लगाया कि उनके पीए और सिक्योरिटी गार्ड्स ही फैसला लेते थे। गुलाम नबी के आरोपों पर पार्टी के सूत्र अब क्या कुछ बता रहे हैं आगे? देखिए, बात अब सिर्फ सूत्र की नहीं रही है, औपचारिक रूप से भी कांग्रेस पार्टी ने भी अब बचाव में आ गए हैं। बार बार कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि गुलाम नबी आज़ाद वही भाषा बोल रहे हैं जो बीजेपी चाहती है कि वो बोले। इनफैक्ट एक ऐसा ट्वीट भी आया है जयराम रमेश का, जहां पे उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि कैसे उनके आखिरी दिन जब राज्यसभा में एक भाषण हो रहा था, उसमें प्रधानमंत्री काफी भावुक भी हुए थे, वो रोए भी थे। तो मतलब जयराम रमेश का इशारा ये है कि ये जो गुलाम नबी आज़ाद अभी कर रहे हैं टाइमिंग देख के, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा शुरू होने वाला है, कांग्रेस एक और पहल कर रही है कि एक बार फिर से सड़कों पे जाए और लोगों के साथ जुड़े। ऐसे में गुलाम नबी आज़ाद का ऐसा चिट्ठी लिखना, पार्टी से इस्तीफा देना सीधे सीधे बीजेपी के इशारों पे है। तो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी थोड़ी बहुत हताश होगी, लेकिन दिखाने की कोशिश बिल्कुल नहीं करेगी। और आपने नोटिस ये भी किया होगा, जितने भी वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, चाहे जैसे वो अशोक गहलोत हैं, वो जो खुद भी बहुत तजुर्बेकार है, उन्होंने भी बचाव की गांधी परिवार का और गुलाम नबी आज़ाद की अच्छी खासी निंदा भी की। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका पल्लवी जी। तो कुल मिलाकर ये गुलाम नबी आज़ाद के बाद क्या और भी नाराज नेता होंगे कांग्रेस से आज़ाद? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। और अब बात दिल्ली के दंगल की। दिल्ली में आबकारी नीति मामले में आज भी सियासी पारा चरम पर रहा। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ सदन से लेकर सड़क तक प्रदर्शन किया। एक तरफ तो दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र में बीजेपी विधायकों ने जबरदस्त हंगामा किया, तो वहीं दिल्ली की सड़कों पर बीजेपी ने सिसोदिया की गिरफ्तारी की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन जताया। दरअसल हंगामे के बीच डिप्टी स्पीकर राकी बिरला ने बीजेपी विधायक अजय महावर को पूरे दिन के लिए सदन से बाहर कर दिया। अजय महावर सदन की कार्यवाही की वीडियो बना रहे थे, तो वहीं सदन से बाहर आए विधायकों ने विधानसभा परिसर में गांधी प्रतिमा के पास धरना शुरू कर दिया। विधायकों ने उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के गिरफ्तार किए जाने और मंत्रिमंडल से हटाए जाने की मांग करते हुए नारे लगाए। तो वहीं दूसरी तरफ सड़कों पर भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं का दिल्ली सरकार के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, जहां बैनर, पोस्टर, शराब के बोतलों के कटआउट हाथों में लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी की। तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली विधानसभा में अरविंद केजरीवाल ने केंद्र और बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एक पाई भी सिसोदिया पर छापे में एजेंसियों को नहीं मिली है। टॉयलेट 2-3 टॉयलेट हैं, रसोई है, सारा छान मारा इन्होंने, सारा छान मारा इन्होंने। इतना गहन जांच करी, दीवारों यूं यूं करके देखा, खोखली तो नहीं है दीवार, इसमें तो जेवर नहीं रख रखे, इसमें जो पिक्चरों में दिखाते। फिर वो उन्होंने गद्दे भी फाड़ फाड़ के देखे, गद्दों में तो नहीं रख रखे, तकिए फाड़ फाड़ के देखे, इनके सारे कपड़े, अलमारी, फलाना सारा कर करा के शाम को निकल गए। अठन्नी भी नहीं मिली, चवन्नी भी नहीं मिली, अनअकाउंटेड चवन्नी भी नहीं मिली।
कोई जेवर नहीं मिले, कोई पैसा नहीं मिला, कोई जमीन जायदाद के कागज नहीं मिले, कोई इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले, कोई दस्तावेज कुछ नहीं मिला। तो वहीं दिल्ली विधानसभा में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बीजेपी सरकार और पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में जब भी कोई अच्छा काम करता है तो पीएम को उससे असुरक्षा होने लगती है। कि ये जो दुनिया भर में तारीफ हो रही है ना, ये इन लोगों से सहन नहीं हो रही। बहुत छोटी सोच है इनकी, बहुत घटिया सोच है। अभी तक यही होता है 75 साल में कि कहीं कोई आदमी, कोई मंत्री, कोई अफसर काम करना शुरू करे और उसके खिलाफ सीबीआई लेके खड़े हो जाओ, डंडे लेके खड़े हो जाओ, उसके खिलाफ ऐसी टुच्ची पॉलिटिक्स करने लगो, घटिया सोच दिखाने लगो। ये लोग कर रहे हैं। मोदी जी क्या कर रहे हैं? मोदी जी फर्जी एफआईआर लिखवा रहे हैं, फर्जी पे एफआईआर लिखे जा रहे हैं। कहीं भी कोई अच्छा काम करे उनको इनसिक्योरिटी होने लगती है। इतना असुरक्षित व्यक्ति मैंने पहली बार देखा है कि सामने वाला कोई अच्छा काम करे तुरंत आदमी इनसिक्योर होने लगता। कहीं ऐसा तो नहीं है मेरी जगह ले लेगा, कहीं ऐसा तो नहीं है लोग मेरी जगह पूछने लगेंगे इसको। अरे अच्छा काम करो, उससे ज्यादा करो, उससे भी समझ के करो, उससे सोच समझ के करो। और अब बात झारखंड की। झारखंड में आज भारी सियासी गहमा गहमी रही। सबकी नजर यहां पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधायकी रहेगी या जाएगी इस पर बनी हुई थी। सोरेन पर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले में आज फैसला आने की उम्मीद है। आरोप है कि हेमंत ने मुख्यमंत्री और खान मंत्री रहते हुए खुद ही माइनिंग लीज ले ली। इस पर चुनाव आयोग ने अपनी सिफारिश गवर्नर को भेज दी है और अब गवर्नर के फैसले का इंतजार हो रहा है। रांची से हमारे संवाददाता अविनाश कुमार जुड़ रहे हैं। अविनाश, क्या अपडेट है हेमंत सोरेन की विधानसभा की सदस्यता पर? क्या कुछ हलचल है इस वक्त? देखिए, सुबह से ही ये कहा जा रहा था कि शुक्रवार का दिन हेमंत सोरेन के लिए शुभ होगा या अशुभ होगा। आज जब हम रात 7 बजे के बाद की भी बात करें तो अब तक ये तय नहीं हो पाया है कि राज्यपाल का निर्णय क्या है। राज्यपाल के तरफ से कोई आधिकारिक रूप से सीएम आवास या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन या कहीं और दूसरी जगह भी सार्वजनिक नहीं किया गया है कि वाकई में जो बातें हो रही हैं और जिस तरह की चर्चा लगातार की जा रही है, जिस तरह से सोशल मीडिया पर बीजेपी के जो नेता हैं, जो सांसद हैं, उनके द्वारा जो पोस्ट किए जा रहे हैं या बयानबाजी दी जा रही है, उसमें कितना दम है। सिर्फ और सिर्फ ये बातें ज़रूर हो रही हैं कि चाहे वो सदस्यता की बात करें या फिर हम सदस्यता से 2 कदम आगे की भी बात करें, इन सारी चीज़ों को लेकर ज़रूर पिछले 24 घंटे से इस बात पर चर्चा हो रही है। दूसरी तरफ मैं इस वक्त सीएम आवास के ठीक बाहर खड़ा हूं। सुबह 11 बजे से एक बैठक बुलाई गई थी जो महागठबंधन दल के अंदर जो लोग मौजूद हैं, चाहे वो जेएमएम की बात करें, कांग्रेस की बात करें, राजद की बात करें, उनके तमाम विधायकों की अगर बात करें तो 41 विधायक उस बैठक में शामिल हुए। अभी 7 बजे से फिर एक बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में भी तमाम विधायकों को यहाँ आने का कहा गया है। टास्क भी है। ये पूरी तरह से ये दिखाता भी है, ये सत्ताधारी दल के अंदर भी जो हलचल आपको देखने को मिल रही है, ये दिखाता है कि गठबंधन दल भी कितना एकजुट है और उसकी क्या तैयारी है। क्योंकि जो भी विकल्प होंगे, जितने तरह के विकल्प सत्ताधारी दल के सामने हैं, उन सारे पर उन्होंने एक टास्क बना रखा है और कहते हैं कि ABCD फार्मूला तैयार है कि जब परिणाम आएगा, चाहे वो पक्ष में आए या विरोध में आए, तो किस फार्मूले के तहत आगे बढ़ना है। तो अभी थोड़ा इंतजार है। बार बार ये राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चा शुरू हो जा रही है। सोशल मीडिया पर इस तरह के पोस्ट आ रहे हैं कि हेमंत सोरेन की सदस्यता चली गई है, लेकिन अभी तक आधिकारिक रूप से कहीं से भी राज्यपाल के द्वारा, राज्यपाल के राजभवन से किसी तरह की कोई सूचना अब तक बाहर नहीं आई है, ना ही मुख्यमंत्री आवास तक कोई पहुंची है। जी, बहुत शुक्रिया अविनाश, तमाम डिटेल के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और अब बात सोनाली फोगाट की। उनकी मौत से पहले उन्हें ड्रग्स दिया गया, ये खुलासा हुआ है सीसीटीवी और आरोपियों से पूछताछ से। गोवा पुलिस का कहना है कि सोनाली की मौत से पहले की सीसीटीवी को जब उन्होंने खंगाला तो उन्होंने पाया कि सोनाली को कुछ मिलाकर जबरन ड्रिंक में दिया गया। पुलिस के मुताबिक सोनाली के पीए सुधीर सांगवान और दोस्त सुखविंदर वासी ने पूछताछ में सोनाली को जबरन ड्रग्स देने की बात कबूल की है। सुखविंदर और सुधीर सांगवान ने पुलिस के सामने कन्फेस किया कि उन्होंने इंटेंशनली
एक्यूज को लिक्विड में कोई ऑब्नॉक्सियस केमिकल मिला करके पिलाया, जिसके बाद विक्टिम अपने सेल्फ में नहीं रह पाई। फिर उसको संभाला जाता है और दूसरे शॉट में भी देखा कि उसको लिक्विड में कुछ पिलाया जा रहा है। इधर हरियाणा के हिसार में सोनाली फोगाट का आज अंतिम संस्कार कर दिया गया। सोनाली फोगाट की बेटी यशोधरा ने मुखाग्नि दी। कल रात करीब 11 बजे दिल्ली एयरपोर्ट से एयर एम्बुलेंस के जरिए सोनाली फोगाट का शव लाया गया था। रात 2:30 बजे सोनाली का शव हिसार पहुंचा और आज ऋषिनगर स्थित शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार किया गया। आज देश के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना रिटायर हो गए। अपने कार्यकाल के आखिरी 2 दिनों में उन्होंने कई अहम मामलों की सुनवाई की। सेरेमोनियल बेंच में विदाई देते हुए अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा कि आपके रिटायरमेंट से हम एक बुद्धिजीवी और एक उत्कृष्ट न्यायाधीश खो रहे हैं। विदाई भाषण के दौरान सीजेआई रमन्ना ने कहा कि पेंडेंसी का मुद्दा सबसे बड़ी चुनौती है और मैं मानता हूं कि लिस्टिंग एक ऐसा एरिया है जहां मैं ज्यादा ध्यान नहीं दे सका। इसके लिए मुझे खेद है। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में यह पहला मौका था जब किसी सीजेआई की सेरेमोनियल बेंच की लाइव स्ट्रीमिंग हुई, जिसे सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर वेबकास्ट किया गया। तो वहीं सीजेआई रमन्ना की विदाई काफी भावुक रही। रमन्ना को विदाई देते वक्त सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे कोर्ट रूम में ही रो पड़े। उन्होंने कहा कि आप जनता के जज हैं। I was skeptical after what the court had gone through. I must say, Your Lordship, excel our expectations. You lived beyond anybody's expectations. You did what is really expected to be done by this. और अब बात करेंगे मार्केट की। जैक्सन होल बैठक से पहले बाजार में उतार चढ़ाव रहा, पर सितंबर सीरीज की शुरुआत बढ़त के साथ हुई। सेंसेक्स 59 पॉइंट चढ़कर आज 58,834 पर और निफ्टी 36 पॉइंट चढ़कर 17,559 पर बंद हुआ। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में बढ़त रही, तो वहीं सबसे ज्यादा खरीदारी मेटल, पीएससी, एनर्जी शेयरों में रही। तो वहीं आईटी, ऑटो इंडेक्स हल्की बढ़त पर बंद हुए। आज के बाजार में सबसे ज्यादा दबाव रहा रियलिटी, एफएमसीजी, फार्मा शेयरों में। और ब्रेक के बाद दिखाएंगे आपको साबरमती रिवर फ्रंट पे बना अटल ब्रिज। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। फिनटेक यानी कि फाइनेंशियली टेक कंपनी, आमतौर पर यह शब्द फाइनेंशियल स्टार्टअप्स के लिए किया जाता है जो कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट बाजार में लाते हैं। हाल ही में बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप और मैट्रिक्स पार्टनर्स का फिनटेक कंपनियों पर एक सर्वे किया गया। क्या निकल कर आया इस सर्वे में, बता रही है हमारी सहयोगी हर्षदा सावंत। भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाले फिनटेक बाजारों में से एक है। अब बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप और मैट्रिक्स पार्टनर्स की स्टेट ऑफ इंडियन फिनटेक यूनियन 2022 की रिपोर्ट देखिए। फिनटेक स्ट्रेंथ के मामले में भारत दुनिया में यूएस और यूके के बाद तीसरे पायदान पर है। आंकड़ों पर नजर डालें। यूके में जहां पर 8,870 स्टार्टअप्स हैं, 22,290 का आंकड़ा यूएस में है। वहीं भारत की अगर आप बात करें तो यह आंकड़ा लगभग 7,460 स्टार्टअप्स का है जो फिनटेक पर फोकस करते हैं। अब नजर डालते हैं फंडिंग पर। तो फंडिंग के लिहाज से अगर आप आंकड़ों पर ध्यान दें तो अमेरिका में क्योंकि संख्या स्टार्टअप्स की ज्यादा है तो सबसे ज्यादा फंडिंग वहीं पर देखने को मिलती है। करीब 129 बिलियन डॉलर की फंडिंग फिनटेक्स की हुई है अमेरिका में। दूसरी तरफ यूके के मार्केट में 40 बिलियन डॉलर की फंडिंग हुई है इस सेक्टर में। चाइना फिर तीसरे पायदान पर आता है 37 बिलियन डॉलर की फंडिंग के साथ। लेकिन भारत पीछे नहीं है। भारत की फंडिंग का आंकड़ा है लगभग 29 बिलियन डॉलर्स का, यानी कि यहां पर भी गहरा पार्टिसिपेशन देखने को मिला है डोमेस्टिक और साथ ही साथ विदेशी फंड्स का। तो फंडिंग के लिहाज से साफ है कि भारत 4th रैंक पर है और ग्लोबल फंडिंग का करीब 14% हिस्सा
भारतीय स्टार्टअप्स के हाथ में है। लेकिन अब आंकड़े देखिए डील वॉल्यूम के, और डील वॉल्यूम के मामले में भारत की स्थिति काफी बेहतर है। देखिए अमेरिका में किस तरह की डील्स हुई हैं लेटली, तो 5800 से ज्यादा डील्स यहां पर क्लॉक होती हुई दिखाई दी है। वहीं अगर आप चाइना के आंकड़े देखेंगे तो 800 से हल्के से कम 794 डील्स दरअसल क्लॉक हुई। लेकिन यूके की बात करें तो 1951 डील्स लगभग यूके में लेटली होती हुई दिखाई दी है। इन सब के बीच भारत दूसरे पायदान पर है, क्योंकि भारत का जो डील काउंट है फिनटेक वाले एरिया में हाल फिलहाल 2084 के आसपास आकर खड़ा हुआ है। तो हम इस मामले में सेकंड पोजीशन पर हैं। याद रखें, इतना पैसा, इतनी फंडिंग यहां पर होती हुई दिखाई दे रही है, तगड़ी डील्स क्लॉक हो रही हैं, तो भारतीय फिनटेक्स की यूनिकॉर्न की संख्या भी तेजी से बढ़ती दिखाई दे रही है। दुनिया की तुलना में भारत की यूनिकॉर्न स्ट्रेंथ फिनटेक सेक्टर में भी मजबूत है। हम लगभग चौथे नंबर पर आ गए हैं। अमेरिका में जहां पर यूनिकॉर्न्स की संख्या करीब 172 है, चाइना में आंकड़ा 36 यूनिकॉर्न्स का है, यूके में लगभग 30 यूनिकॉर्न है। वहीं अगर आप भारत की बात करें तो हम ज्यादा पीछे नहीं हैं। भारत में अब तक 23 यूनिकॉर्न्स बने हैं, यानी कि वो कंपनियां जिनको $1 बिलियन से ज्यादा की वैल्यूएशन मिलती है। अब कुल मिलाकर भारत की स्थिति इस ग्लोबल सेटअप में कैसी है, उस पर एक बार फिर नजर डाल लेते हैं। खास बात यह है कि पूरे ग्लोबल फिनटेक लैंडस्केप में भारत या तो टॉप 3 या फिर टॉप 5 में हमेशा रहा है। अब आप देखिए ग्लोबल शेयर ऑफ फंडिंग में 14% का हिस्सा भारत के हाथ है। डील वॉल्यूम के लिहाज से हम लगभग नंबर 2 पायदान पर खड़े हैं। वहीं यूनिकॉर्न स्ट्रेंथ में भी हम आगे हैं 23 यूनिकॉर्न्स के साथ। और अब बात करेंगे नोएडा के ट्विन टावर की, जिसको गिराने की तैयारी पूरी हो चुकी है। इसको लेकर प्रोजेक्ट मैनेजर और आसपास के निवासी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। कुछ कैट्स भी थे, लेकिन हमने डॉग्स को तो रेस्क्यू कर लिया है, फिर भी 2-3 डॉग्स अभी भी यहाँ है, जिसके लिए हम लगे हुए हैं। आज भी हम परमिशन लेके अंदर कैंप बिल्डिंग के तो जा नहीं सकते, यू नो कि ऑलरेडी इट्स अ वेरी सेंसिटिव एरिया। यस, कैंपस की चारों तरफ से हम जितने हम कोशिश करें तो लाइफ बचा पाए, कोई लाइफ लॉस नहीं हो। ये ब्लास्ट थोड़ा सेटल हो, और बारिश अभी धूप है तो बारिश भी होगी। तो ओवरऑल आप खुश हैं इस फैसले से कि इससे बढ़िया फैसला नहीं हो सकता। आई थिंक एक लैंडमार्क डिसीजन है, और ये हर बिल्डर के लिए कि जो भी करेगा इलीगली काम करेगा उसके लिए, कि इट्स नॉट कि हम बाद में सेटिंग करके एक टावर रह जाएगा दूसरा रह जाएगा, तो इट विल बी डेमोलिश्ड। जो आईसोर था एक हमेशा के लिए हट जाएगा, तो ये तो बहुत खुशी की बात है। और इतने सालों से लोग इसके लिए लड़ रहे थे, तो ये तो बहुत बड़ी खुशी है। और जहाँ तक है एश्योरेंस भी है कि सब कुछ सेफली हो जाएगा। और अब बात अहमदाबाद की, जहां की साबरमती रिवर फ्रंट पर अटल ब्रिज का नया आकर्षण का केंद्र इस वक्त बना हुआ है। ये न केवल अहमदाबाद बल्कि समूचे भारत के टूरिस्ट को आकर्षित करेगा, बता रहे हैं हमारे संवाददाता केतन जोशी। पूरा ब्रिज है उसको काइट के आकार से बनाया गया है। अगर आप देखें तो यहाँ पर काइट फेस्टिवल होता था, और इस फेस्टिवल के कारण ही इसकी डिज़ाइन यहाँ पर तैयार की है। और सिर्फ इतना ही नहीं, क्यों ये आकर्षण का केंद्र रहेगा, अगर आप यहाँ पर आते हैं तो जो बड़े बड़े देशों में आप देखते हैं उसी तरह से यहाँ पर ट्रांसपेरेंट ग्लास भी रखे गए हैं, और इस ट्रांसपेरेंट ग्लास के ऊपर आप खड़े होकर साबरमती नदी का नज़ारा भी ले सकते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एक यूनिक प्रोजेक्ट बनने वाला है। और इतना ही नहीं, सिर्फ ब्रिज पर आप चलकर थकने का नाम मत लेना, क्योंकि यहाँ बैठने की भी एक बहुत बड़ी व्यवस्था की है। अगर आप थक गए हैं तो यहाँ आराम से बैठकर एक लुत्फ भी उठा सकते हैं। और दोनों ओर आप देख सकते हैं कि साबरमती रिवर है वो छलोछल पानी से भरी हुई है, उसका भी आप लुत्फ ले सकते हैं। ये अटल ब्रिज के ऊपर 300 मीटर की लंबाई रखी है और 14 मीटर ये चौड़ाई है, और चलने बैठने के लिए आप आराम से यहाँ पर आ सकते हो। सिर्फ भारत में नहीं लेकिन विदेश में भी कई बार इस तरह के ब्रिज आपको देखने को मिलते हैं। तो अपने आप में ये अटल ब्रिज अनोखा है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री के हाथों होगा, और तब ये अहमदाबाद का ही नहीं लेकिन समूचे भारत का एक नज़ारा बन जाएगा। केतन जोशी, अहमदाबाद।
और अब बात करेंगे एशिया कप की। क्रिकेट का एशिया कप 4 साल के बाद फिर लौट रहा है। दुबई में कल से इसकी शुरुआत हो रही है। आने वाले 15 दिनों में माफ कीजिएगा 13 मुकाबले खेले जाएंगे। इस बार एशिया कप में कुल 6 टीमें भाग ले रही हैं, जिनमें अफगानिस्तान और हांगकांग की टीम भी शामिल है। टूर्नामेंट का पहला मुकाबला कल श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच होगा, लेकिन टूर्नामेंट का सबसे रोमांचक मुकाबला होगा रविवार 28 अगस्त को, जब भारत और पाकिस्तान आपस में भिड़ेंगे। भारत 7 बार एशिया कप चैंपियन रह चुका है और इस बार भी भारत ट्रॉफी का प्रबल दावेदार है। भारतीय टीम की कमान रोहित शर्मा के हाथों में रहेगी, जबकि फैंस को इंतजार है कि लंबे समय से खामोश चल रहा विराट कोहली का बल्ला इस बार कमाल दिखाएगा। और अब बात राजस्थान की। राजस्थान में महिलाओं की मदद की एक खास पहल की गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक उन्नति के लिए महिला निधि शुरू किया। इससे महिलाओं को सस्ती दर पर कर्ज मिल पाएगा। दरअसल मुख्यमंत्री गहलोत ने 2022-23 बजट में महिला निधि की स्थापना की बात की थी और अब इसे हकीकत में शुरू किया गया। तेलंगाना के बाद राजस्थान देश का दूसरा राज्य है जहां पर महिला निधि की स्थापना की गई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप बने रहें CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।